So welcome friends, I am Inderpreet Singh, all in rank 5 in CDS IMA. Welcomes you to the revision video for the biology. ओके इससे क्या है, आपको एक मतलब राइट डायरेक्शन मिलेगी कि आपको क्या क्या रिवीजन में बच रहा है और कैसे किस किस टॉपिक से पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आए थे बायो के, और हमें मतलब क्या क्या रिवाइज़ करना अच्छे से। इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। 2x स्पीड कर लो और जल्दी से देख के ख़त्म कर दो, फिर रिवीजन पे लग जाओ। ठीक है, इसमें डिटेल एनसीईआरटी सॉल्यूशन दिखाए हैं, रेफरेंस दिखे हैं। आप इसी पीडीएफ को खोल के, ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, इसी पीडीएफ को खोल के आप जो मतलब एनसीईआरटी के रेफरेंस है उसे डायरेक्ट रीड कर सकते हो फॉर क्विक रिवीजन। या आपको बुक में ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कैसे कैसे मतलब कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं। तो ये पहला क्वेश्चन था, द टर्म फेलोटैक्सी रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ। देखो अभी क्लास 11th देख के डरना मत। जैसे मतलब अगर 10 क्वेश्चन बायो के हैं तो उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन वो 11th क्लास की बुक से डाल देते हैं, बाकी 9 to 8 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे 9th 10th की बुक से ही रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो 11th क्लास की बुक से है, वो भी देख लेते हैं। इसमें उन्होंने पूछा हुआ था कि फेलोटैक्सी क्या रेफ़र करता है। ठीक है, तो फेलोटैक्सी में सिंपल इन्होंने बताया हुआ है कि फेलोटैक्सी इज़ ए पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, देखो सीधा ही दिख रहा है। मतलब देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे पूरा रीड करना चला गया ना, इसे पूरा समझाने, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं मोटा मोटा समझा दे रहा हूँ, आप इसे फिर पूरा रीड टेलीग्राम का चैनल खोलो, उसे पढ़ लो। देखो फिलहाल के लिए इसे पूरा रीड कर देता हूँ बिकॉज ये न्यू है। जो 9th 10th के रहेंगे उसे आप खुद से पीडीएफ ओपन करो या बुक ओपन करो, कहीं से भी आप पढ़ लेना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये देख लिया हमने कि फेलोटैक्सी क्या है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच। ये पहला ही ऑप्शन था, उसे हमने मार्क कर दिया। आगे देखते हैं। दिस इज़ यूजुअली 3 टाइप्स, इससे भी पूछ सकता है, अल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वोल्ड। अल्टरनेट टाइप क्या है कि अल्टरनेट में कैसे पत्ते लगे होते हैं बताता हूँ मैं आपको, पढ़ना का छोड़ो। अल्टरनेट पे ऐसे लगे होते हैं, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, फिर एक ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। ठीक है, फिर ऑपोजिट में कैसे लगे होते हैं पत्ते, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अल्टरनेट पढ़ लिया, ऑपोजिट पढ़ लिया। फिर वोल्ड, वोल्ड में कैसे लगे होते हैं, जैसे एक ही तरफ से 2 निकल रहे होंगे, ऐसे हो सकते हैं, यहाँ से यहाँ हो सकते हैं, ऐसे, इसे वोल्ड बोलते हैं। ठीक है, इतना लिखा हुआ था भाई इसमें। बाकी आप इसकी एग्जांपल्स भी देख सकते हो कि अल्टरनेट की एग्जांपल दे रखी है इन्होंने, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। ऑपोजिट की एग्जांपल दे रखी है कैलोट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट। फिर वोल्ड की एग्जांपल दे रखी है एलोस्टोनिया। ठीक है, तो ये हो चुका। आगे चलते हैं अब। फिर यहाँ पे पूछा हुआ है कि क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड, ये तो मोस्टली बच्चों को आता होगा, अगर नहीं आता है तो भाई ध्यान से पढ़ो थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। तो क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, तो ये कहाँ से उठाया हुआ है, ये इन्होंने चैप्टर 5 क्लास 9th फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से क्वेश्चन उठाए हुए हैं। अभी आगे 3-4 क्वेश्चन जो आएंगे वो सिर्फ इसी चैप्टर से हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ से क्लियर होता है कि ये चैप्टर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन भी उसी चैप्टर से है जो पिछला क्वेश्चन जिस चैप्टर से था। यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, बैक्टीरिया हैव एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन विच लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स ओनली डीएनए विदाउट प्रोटीन्स, सच रीजन इज कॉल्ड, इसका आंसर है न्यूक्लियाइड। अभी देखते हैं एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है, ये देखो। In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to absence of nuclear membrane. Such an undefined nuclear region containing only nucleic acid is called nucleide. कि सिर्फ उसमें न्यूक्लिक एसिड ही है और न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो नहीं है, तो उसे हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं। ठीक है, सच ऑर्गेनिज्म whose cell lacks nuclear membrane are called prokaryotic. प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, और यूकैरियोटिक्स क्या होते हैं, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एक बार लिख देते हैं। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं कि प्रोकैरियोट्स, जो भी बोलते हैं इसे, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये बैक्टीरिया का डायग्राम देख सकते हो। बैक्टीरिया पे एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि सेल वॉल होती है कि नहीं होती, तो होती है, ये भी याद रखना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इन्होंने डायग्राम दिया हुआ है और पूछा हुआ है कि कौन सी चीज़ क्या है। तो यहाँ पे मैंने प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों लगा दिए हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे बाहर है फर्स्ट नंबर, सबसे बाहर हमारी होती है सेल वॉल, तो ये तो ऑप्शन गया। ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर सेकंड नंबर पे ये वाला दिया है,
फिर सेकंड नंबर पे देखो सेल वॉल कहाँ पे, सेल वॉल सबसे बाहर है, यहाँ पे सेल वॉल दे रखी है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन उससे थोड़ी सी नीचे है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो सेकंड नंबर हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन, ये भी ऑप्शन मतलब सारे ऑप्शन एक्टिव हैं अभी तक। फिर थर्ड देखते हैं, थर्ड में कुछ ऐसे ऐसे इन्होंने बनाया हुआ है, और थर्ड में दिया हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल। वैक्यूल तो नहीं है भाई, ठीक है, क्योंकि वैक्यूल ये मोटा वाला है। पाँचवा नंबर हमारा वैक्यूल है, तो ये ऑप्शन है यहाँ पे नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी। तो ऐसे एलिमिनेशन मेथड लगा के कर लेना है। तो ये भी आप दोनों डायग्राम एक बार मतलब आइज़ मेमोरी में सेव कर लो, हेल्प करेगा, ठीक है। बाकी एलिमिनेशन मेथड हेल्प कर देता है। उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें हमें काफ़ी चीज़ें देखने को पढ़ने को मिलेंगी। माइटोकॉन्ड्रिया भी, क्लोरोप्लास्ट भी, राइबोसोम भी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑप्शन दिया है हमें रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस तो नहीं करता माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन पढ़ लेते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया नोन हैज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड। These folds increase area of the ATP generating adenosine triphosphate. The energy required for various chemical activities needed for the life released by the mitochondria. ATP adenosine triphosphate molecules. ATP is also known as energy currency of the cell. The body uses energy stored in ATP for making new cell compounds or for mechanical work. Mitochondria are strange organelles in the sense they have only DNA and ribosomes. Therefore mitochondria are able to make their own proteins. ठीक है, ये पैसेज इंपॉर्टेंट है कि mitochondria are strange organelles since they have their own DNA and ribosomes. Mitochondria are able to make their own proteins. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। और माइटोकॉन्ड्रिया हमें हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, बिकॉज ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनाता है जो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। ठीक है, यहाँ पे इतना ही है पढ़ने लायक, आगे चलते हैं। उसके बाद प्लास्टिड आ गया, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट सीधा रीड करते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ इन प्लांट्स। बाकी आप रीड कर सकते हैं क्या क्या चीज़ है। क्लोरोप्लास्ट दो तरह का होता है, मतलब प्लास्टिड दो तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, कलर्ड प्लास्टिड्स एंड ल्यूकोप्लास्ट, वाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेन चीज़ पढ़ने लायक क्या है। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन द मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा भी हमें क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट दे दिया फोटोसिंथेसिस में, क्लोरोप्लास्ट दिया है फोटोसिंथेसिस में, यहाँ पे दिया है प्रोटीन सिंथेसिस में, ये ऑप्शन भी गया। अभी ये दोनों ऑप्शन एक्टिव है। राइबोसोम दिया है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस। आगे देखते हैं, चल ठीक है। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम्स एक्टिव करते हैं, मतलब काम करते हैं अपना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड ऑन लॉन्ग बैग वेसिकल्स। ये भी याद रखना टर्म। The endoplasmic reticular membrane is similar in structure to the plasma membrane. There are two types, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Rough is because of the presence of the ribosomes attached to its surface. The ribosomes, which are present in all active cells, the site of protein synthesis, protein manufacture या protein synthesis। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि राइबोसोम्स क्या करते हैं, हमारे प्रोटीन मैन्युफैक्चर। उसके बाद यहीं से हम अपना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पढ़ लेते हैं। द वन फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल स्पेशली प्रोटीन्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल कौन करता है, स्पेशली प्रोटीन क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये देखो, राइबोसोम हमारा है प्रोटीन सिंथेसिस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। कलर को चेंज किया जाए थोड़ा, वेरिएशन, ये ठीक नहीं, ये ठीक है। आगे चलते हैं, ये भी आप रीड कर सकते हो। ठीक है, PDF डल जाएगी, आराम से पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पे है सेल वॉल, कि सेल वॉल एब्सेंट किस में है। तो ये मैंने एनिमल सेल दिखा दिया है, बिकॉज एनिमल सेल में हमारी सेल वॉल नहीं होती है वॉल। कौन सी वॉल, सेल वॉल नहीं होती है, ये कांटा मारा है। ठीक है, तो एनिमल इसमें कौन दिख रहा है आपको, टेप वॉर्म नाम से कम क्लियर हो रहा है, टेप वॉर्म में सेल वॉल नहीं होती है। उसके बाद ये फिर चैप्टर 5 के क्वेश्चन आगे क्लास 10th के। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या पूछा है कि वाटर गोज़ अप थ्रू जाइलम, पता है, इन टॉल ट्रीज। द प्रोसेस इन प्लांट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर दैट हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट्स आर। इसमें डायरेक्ट आंसर नहीं आया, थोड़ा घुमा के दिया हुआ है, तो उसे पढ़ते हैं।
दिस मीन्स दैट देयर इज अ स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम क्रिएटिंग ए कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडीली पुश्ड अपवर्ड्स। यहाँ से कुछ पुश्ड अपवर्ड्स मतलब फोर्स जैसी फीलिंग आ रही है। हाउएवर दिस प्रेशर इज़ मतलब ये फिर यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो सिर्फ फोर्स है ना ये सफिशिएंट नहीं है पानी को ऊपर पहुँचाने के लिए, तो उसकी एक्सप्लेनेशन नीचे दी है। प्रोवाइडेड दैट प्लांट हैज़ एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम जाइलम वेसल्स in leaves. In fact, evaporation of water molecules from cell of the leaf creates a suction which pulls water from xylem cells to roots. The loss of water in the form of vapor from the aerial parts of the plant is known as transpiration. तो ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो स्टोमेटा के थ्रू होता है वो हेल्प करता है हमें मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम रूट्स टू द अपवर्ड पार्ट ऑफ द ट्री। ठीक है, तो इसमें कोहेजन एंड एडहेजन जो है वो ये फोर्स जो अभी पढ़ी हमने उसके लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसे डिफाइन कर रहे हैं। आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है। द एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन एन इकोसिस्टम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स इन एन इकोसिस्टम। यहाँ पे एनर्जी का तो क्लियर लिखा रखा है कि द फ्लो ऑफ एनर्जी इज़ यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, बाकी आप पढ़ सकते हो, मैं इतना पढ़ के छोड़ दे रहा हूँ इसे। द एनर्जी फ्लो इज़ यूनिडायरेक्शनल, तो एनर्जी फ्लो इज़ साइक्लिक, गलत। एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्लो आर साइक्लिक, गलत। तो ये दोनों ऑप्शन एक्टिव है। न्यूट्रिएंट के लिए क्या चीज़ है, न्यूट्रिएंट जो है वो साइक्लिक है। कैसे साइक्लिक है, मान लो ये क्या बना दिया मैंने यार, एक प्लांट है, उसे एक हिरन ने खा लिया, डियर ने खा लिया। ठीक है, फिर वो डियर 10-15 साल जैसे भी था मर गया, फिर उसका जो वो होगा वेस्ट होगा डिकम्पोज होके सॉइल में मिल जाएगा, वो सॉइल से फिर एक प्लांट उग जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि न्यूट्रिएंट का जो फ्लो था वो साइक्लिक रहा, दोबारा प्लांट के पास आया, फिर प्लांट को कोई खाएगा, ऐसे चलता जाएगा। बट एनर्जी का फ्लो सेम नहीं है। एनर्जी जो है डियर ने ली प्लांट को खा के, ठीक है, जो एनर्जी ली डियर ने प्लांट को खा के, वो एनर्जी वापस नहीं आएगी, पर जो न्यूट्रिएंट्स थे वो एक दिन वापस आ जाएंगे। तो एनर्जी फ्लो इज़ यूनिडायरेक्शनल बट न्यूट्रिएंट फ्लो इज़ साइक्लिक। तो ये आंसर है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ये जो डेफिनेशंस है ये मैंने क्लास 11th की बुक से उठाई है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैप्रोफाइट। पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें पूरी होती हैं, वैसे देख लेंगे। मोस्ट फंजाई एंड हेटरोट्रॉफिक आर अब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर डेड सब्सटेंस एंड हेंस आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। ठीक है, जो डेड सब्सटेंस पे अपना मतलब लिविंग उनका रहता है, डेड सब्सटेंस पे उसे सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दोज दैट डिपेंड्स ओनली ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पैरासाइट्स। ठीक है, दे आल्सो लिव एज सिम्बायोटिक्स इन एसोसिएशन विद एल्गे एज लाइकेंस with root of the higher plants such as mycorrhiza, pardon my pronunciations। ठीक है, तो कसकटा तो जो है हमारा वो है पैरासाइट्स मतलब। ठीक है, राइजोपस हमारा है सैप्रोफाइट। स्पाइरोगेरा एक एल्गे है और ग्रास तो आप सबको पता ही है। ठीक है, तो ये सीन है, इसका आंसर राइजोपस है बिकॉज वो सैप्रोफाइट है। बाकी ये सब होते फंगाई के अंदर ही आते हैं, फंगी फंजाई जो भी है वो चीज़ है। ये भी याद रखना आप लोग, डेफिनेशंस भी देख लेना, कई बार डेफिनेशंस ही पूछ लेंगे। ये क्वेश्चन भी क्लास 11th की बुक का है प्रॉपर। द ओव्यूज ऑफ द एंजियोस्पर्म्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हैप्लॉइड। या आप अगर एंजियोस्पर्म्स को अच्छे से पढ़ना चाहते हो, देखो जो एंजियोस्पर्म क्लास 9th में दे रखे हैं ना या 10th में दे रखे हैं वो सफिशिएंट है, पर अगर आप एंजियोस्पर्म्स को डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो PDF खोल के पढ़ लेना। मैं डायरेक्ट इस आंसर पे आने वाला हूँ कि यह आंसर कहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, द एम्ब्रॉय सैक फॉर्मेशन इज प्रोसीडेड बाय मेयोसिस, हेंस ईच ऑफ द सेल्स ऑफ एन एम्ब्रॉय सैक इज हैप्लॉइड। ठीक है, एम्ब्रॉय सैक के जितने भी सेल हैं वो हैप्लॉइड है। एम्ब्रॉय सैक में 3 तरह के सेल हैं। एम्ब्रॉय सैक हैज़ 3 सेल्ड एग अपरेटस, 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड्स एंड 3 एंटीपोडल्स। ठीक है, मतलब एग भी जो है हमारा हैप्लॉइड है, एंटीपोडल भी हमारा हैप्लॉइड है और सिनर्जिड भी हमारा हैप्लॉइड है। तो बचा कौन सा जो हैप्लॉइड नहीं है वो है न्यूक्लियस। पढ़ना चाहते हो तो भाई PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, डाउनलोड कर लेना। इस PDF से आपको
प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम में। चलो इतने ही क्वेश्चंस थे भाई, ठीक है। तो छोटा सा सेशन था, इसे 2x पे करके देख लो आराम से, अच्छा रहेगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो इस PDF के लिए, और भी सही सही कंटेंट जस्ट ऑन द वे है फॉर दिस CDS एज वेल एंड फॉर अपकमिंग CDS एग्ज़ाम्स एंड एज वेल एज SSB के लिए भी मैं कंटेंट डालता रहता हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, राइट डायरेक्शन देगा। सिंपल सी बात है, ये चैनल सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, SSB के लिए, कि आपको किस डायरेक्शन में और ज़्यादा मेहनत करनी है और कैसे आप अपने आप को सही तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। खुल के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे आपके चांसेस बनेंगे फॉर द रिकमेंडेशन। और जितनी रिटन की बात है तो रिटन में मैथ एंड साइंस के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ फॉर योर बेटरमेंट एंड फॉर आवर डेवलपमेंट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, join our Telegram for more, show some support, like, comment, share the channel for more, share the channel to the more aspirants for subscription and all, ठीक है। उनकी भी हेल्प हो जाएगी और मेरे को भी मोटिवेशन मिल जाएगी थोड़ी सी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।